वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इस कदर मक्कार और चालाक हैं कि वो दूसरे मुमालिक को अपने ट्रैप में फंसाकर ना सिर्फ अपने मकासद हासिल करने बल्कि इसराइल के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों को दबाने के माहिर हैं। कैसे उन्होंने ईरान को अपने ट्रैप में ना सिर्फ फंसाया बल्कि उससे अपने खुफिया मकासद भी हासिल किए, जानते हैं आज की वीडियो में। नेतन्याहू इसराइल के तवील तरीन मुद्दत तक वज़ीर-ए-आज़म रहने का रिकॉर्ड पहले ही कायम कर चुके हैं। 2017 में जब इन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगे तब इनके मुखालिफिन देख रहे थे कि अनकरीब नेतन्याहू सलाखों के पीछे होगा, मगर वो 2022 में छठी मरतबा सियासी जमातों को साथ मिलाकर वज़ारत उज़्मा हासिल करने में कामयाब हो गए। इसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए कुछ अहम इदालती इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल करने की कोशिश की, मगर हिज़्ब इख्तिलाफ और सिविल सोसाइटी ने सख्त मजम्मत की। ऐसा लगता था कि नेतन्याहू दबाव की ताब ना ला सकेंगे, मगर 7 अक्टूबर को जब हमास की तरफ से इसराइल पर हमला हुआ तो सबकी तवज्जो अदलिया के इख्तियारात पार्लियामेंट को देने की बजाय हमास के हमले पर मरकूज हो गई और नेतन्याहू एक मरतबा फिर सियासी दलदल से निकलने में कामयाब हो गए। और अब गजा की जंग इसी वजह से तूल पकड़ रही है, क्योंकि जंग बंदी की सूरत में नेतन्याहू पर दोबारा इस्तीफा के लिए दबाव बढ़ जाएगा और मुस्ताफ़ी होने की सूरत में पुराने तमाम इल्ज़ामात और मुकदमात उनकी राह बेचैनी से तक रहे होंगे। चूँकि नेतन्याहू एक पुराने खिलाड़ी हैं, वो 1980 से ही इसराइली इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली रहनुमा के तौर पर भी काम कर चुके हैं और साथ साथ इसराइल में वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदों के तजर्बात भी रखते हैं। अंदरूनी और बैरूनी सतह पर अपनी साजिशों के ज़रिए कैसे मकासद को हासिल किया जाए और बैनुल अक़वामी राय को कैसे तकसीम किया जाए और इसराइल मुखालफ उठने वाली आवाज़ों को कैसे बंद किया जाए, ये महारत भी बाखूबी रखते हैं। मसलन इस साल 26 जनवरी को जब आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की पटिशन पर गजा में इंसानी इमदाद की बहाली और सिविलियन आबादी वाले इलाके को महफूज रखने के लिए इसराइल को मौसर और फौरी इक़दामात करने और ताकत के इस्तेमाल को हद में रखने का पाबंद करने की कोशिश की, तो फैसले के कुछ देर बाद इसराइली वज़ारत ख़ारिजा ने ये रिपोर्ट जारी कर दी कि अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन के कम अज़ कम 12 अरकान 7 अक्टूबर को इसराइल पर होने वाले हमलों में बराह रास्त मुलव्विस हैं। इस जाली और साजिशी रिपोर्ट के जारी होते ही तमाम मीडिया और मगरबी हुकूमतों की तवज्जो चंद ही घंटे में आलमी अदालत इंसाफ की रूलिंग से हटकर इसराइली इल्ज़ामात पर मरकूज हो गई और मुतअद्दिद मुमालिक बशमूल यूरोपीय यूनियन ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन की इमदाद आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। इन इल्ज़ामात का दबाव इतना बढ़ा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी फौरी तौर पर इन अहलकारों की मुअत्तली और छानबीन के अहकामात जारी करने पड़े। दूसरा तवज्जो हटाऊ वाक़या 1 अप्रैल को पेश आया, जब गजा में फ़लस्तीनियों को गजा फराहम करने वाले 7 बैनुल अक़वामी रज़ाकार एक इसराइली फ़ज़ाइया की कार्रवाई में हलाक हो गए। इस हमले पर तो इसराइल के इत्तेहादी मुमालिक ने भी इसराइल को आड़े हाथों लिया। इस वारदात के चंद घंटे बाद इसराइली फ़ज़ाइया ने दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने को निशाना बनाया। इस हमले में ईरानी पासदारान की अल-कुद्स फोर्स के 2 आला ओहदेदारों समेत 8 हलाकतें हुईं। यूँ ईरानी सिफारत खाने पर हमले से रज़ाकारों की मौत से वक्ती तौर पर तवज्जो हटाने की कोशिश की गई। ईरानी सिफारत खाने पर हमला दरअसल इसराइल की जानिब से एक ट्रैप था, क्योंकि बैनुल अक़वामी सफारती कवानीन के मुताबिक किसी भी मुल्क का सफारत खाना इस मुल्क का खुद मुख्तार इलाका तस्वुर किया जाता है। किसी भी सफारत खाने को दौरान जंग भी निशाना नहीं बनाया जा सकता।
जब से इसराइल ने गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम शुरू किया है, वो शाम में ईरानी फ़ौजी तनसीबात और अहलकारों को मुतअद्दिद बार निशाना बना चुका है। मगर सिफारती दफ्तर पर हमले के बाद ईरान के पास दो ही ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि पहले की तरह खामोशी इख्तियार किए रहता, मगर ऐसा करने से ईरानी अवाम और इसके इत्तेहादी ईरान को एक कमज़ोर रियासत तस्वुर करते। दूसरा ऑप्शन ये था कि ईरान इसराइल पर बराह रास्त कार्रवाई करता और मुल्क में कौमी वक़ार और बैरून मुल्क इत्तेहादियों का एतमाद हासिल कर लेता। और ईरान ने दूसरा ऑप्शन इख्तियार किया। यही इसराइल की ख्वाहिश थी कि ईरान को घेर कर मारा जाए और इसमें अमेरिका और दीगर इत्तेहादी भी इसका साथ दें। अब जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो इस हमले से इसराइल के सिवा किसी को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। अब इसराइल को इस हमले से क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए, जैसा कि गज़ा में जंग बंदी के सिलसिले में इसराइल के इत्तेहादियों समेत जो बैनुल अक़वामी दबाव रफ्ता रफ्ता इसराइल पर बढ़ रहा था, इससे इसराइल को निजात मिल गई। अब सारी दुनिया और मीडिया का फोकस गज़ा से हटकर ईरान और इसराइल की तरफ हो गया। इससे इसराइल को गज़ा, उर्दन और शाम में अपने हतमी मकासद के हसूल के लिए मज़ीद वक्त भी मिल गया। और इसराइल जो निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले की वजह से मगरबी ममालिक के सामने अपनी अहमियत खो चुका था, इस ईरान के हमले की वजह से इसे मगरबी हुकूमतों के सामने दोबारा पजीराई मिल गई। अगर ये जंग मज़ीद तूल पकड़ती है तो इसराइल इसके तनासुर में मस्जिद अक्सा को शहीद करने की भी कोशिश कर सकता है।